Okay, so we'll start with 19th question today. A metal wire of linear mass density. Linear mass density मतलब mass per unit length होता है. मतलब if you remember हमने mu या small m से denote किया था इसको. That is 9.8 gram per meter is stretched with a tension of 10 kilogram weight. So tension should be 10 G, right? Between the two rigid support 1 meter apart. The wire passes at its middle point between the poles of a permanent magnet, and it vibrates in resonance when carrying an alternate current of frequency n. The frequency n of alternating source is. देखो ऐसा है कि क्वेश्चन घुमा घुमा के एक ही चीज पूछी है. मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी is stretched with a tension of 10 kg weight between two rigid supports, तो 1 मीटर अपार्ट. आपके पास दो rigid support है और there is this wire which is stretched. The wire passes at its middle point between the poles of a permanent magnet. तो यहाँ पे permanent magnet है कुछ, right? Okay. It vibrates in resonance when carrying an alternating current of frequency n. तो ऐसा है कि रेजोनेंस में वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा बोला है. इन सच केसेस यू ऑलवेज हैव टू टेक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अभी ऐसा है कि वायर का फ्रीक्वेंसी n और जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी n सेम होगा तो ही रेजोनेंस होगा. रेजोनेंस कब होता है? व्हेन the natural frequency of the wire matches with the external source का फ्रीक्वेंसी n है. तो रेजोनेंस कब होगा? जब दोनों मैच होंगे. तो दोनों मैच होंगे, ये इंपॉर्टेंट है. बोथ शुड मैच. इसका मतलब हमको काट साट के इन शॉर्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ये पूछा है इन शॉर्ट. ओके, इन शॉर्ट दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. दैट्स इट. तो क्या क्या गिवन है आपको? टेंशन गिवन है, लेंथ 1 मीटर है, टेंशन 10 इंटू 9.8 है क्योंकि 10 जी, सो 10 इंटू 9.8 है. म्यू इज ग्राम जी पर एम. ये थोड़ा सा आपको बताना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. लीनियर डेंसिटी. ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ होता है ये. तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करो. ओके, ये लीनियर डेंसिटी है तो 9.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर. ये हो गया कैंसिल कैंसिल. तो ये आ गया आपका 1/2 और ये 10⁻+4 उसका रूट 100 का हाफ 50 हर्ट्ज. तो क्वेश्चन इन शॉर्ट घुमा घुमा के आपको पूछा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही था. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A transverse wave, sinusoidal wave, moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter. Its amplitude is 10 centimeter basically. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown in figure. The velocity of point P when its displacement is 0.05 s. तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन देके रखा है. स्पीड देके रखा है, वेवलेंथ देके रखा है, एम्पलीट्यूड देके रखा है, सो ऑन सो फोर्थ. डिस्प्लेसमेंट मतलब ये x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये भी देके रखा है. ओके, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इन जनरल वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx. A wave traveling in along positive x-axis is given by this: a sin omega t minus kx. A wave traveling in negative direction is a sin omega t plus kx. राइट, तो सिर्फ प्लस होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करेगा तो. फिर हमको अगर वेव का वेलोसिटी चाहिए
तो हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो v is dy by dt। तो ये आपका आ जाएगा a साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी माइनस के एक्स का डेरिवेटिव में पहले टर्म का डेरिवेटिव ओमेगा। मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू शॉर्टकट्स थोड़ा कर ही लेते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव लेते हो आप, a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा के एक्स का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा आपका a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। सो व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर, ये वेलोसिटी है। हमको पता है गिवन क्या है, a दिया है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, और आपको डिस्प्लेसमेंट y दिया हुआ है 0.05 मीटर, है ना, ये मीटर में। ओके, दिस इज गिवन टू यू। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, x वैल्यू है, y वैल्यू, जो भी लिखना चाहो, इट्स अप टू यू, द वे यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो I'll call this equation number 1 and this is equation number 2. So from 1 what I can get is, from 1 a की वैल्यू 10 डाल देता हूँ, y की वैल्यू 0.05 डालता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, ऑफ कोर्स देखो ध्यान रखना एक चीज, वो ये है कि y अगर मीटर में है तो एम्पलीट्यूड भी मीटर में रखो, या फिर अगर y सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड को भी सेंटीमीटर में रखो, दोनों में से एक करना पड़ेगा, नहीं तो गलत आएगा सब। तो व्हाट यू कैन डू इज, y इज 0.05 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तुमको यहां से मिल जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू हाफ। ओके, तो ये मिल जाएगा तुमको, गुड। देन व्हाट वी कैन डू इज, ये मिलने के बाद ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू मिल गई, साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, पाई बाई 6 पे, 30 डिग्रीज पे, तो तुम्हें ओमेगा टी माइनस के एक्स पाई बाई 6 मिल गया। अब अगर मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ओमेगा देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप, बट विल सी लेटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिख देते हैं हम लोग, 0.1 ओमेगा cos ऑफ पाई बाई 6, cos ऑफ पाई बाई 6 जो है दैट इज रूट 3 बाई 2, सो 0.1 ओमेगा रूट 3 बाई 2। ओके, तो ये मिल गया। बट व्हाट वी नो इज, वी नो वेलोसिटी इज n lambda, frequency times of lambda, correct, good। तो frequency is velocity by lambda। तो वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, वे वेलोसिटी दिया हुआ है हमको, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है हमको, 0.01 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ 0.5, 0.5 मतलब फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया 1.5, 1/5 मतलब 0.2, तो फ्रीक्वेंसी मिल गया आपको। अब आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपको ओमेगा मिल गया 0.45, राइट। ये सब करके क्या करना है, बाय द वे एक चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। जब मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द फॉर्म ऑफ द वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट p की बात कर रहा था, मतलब मैं यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट p की बात कर रहा था, वेलोसिटी एट पॉइंट p की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। सो दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट p, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट p, एंड this v is general v which is given to you 10 centimeter per second. Overall speed of the wave is 10 centimeter per second. ओके, ओमेगा मिल गया, राइट। हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी एट पॉइंट पी।
वेलोसिटी एट पॉइंट पी के लिए हमें सिर्फ ओमेगा का रिक्वायरमेंट बाकी था हमारा। अब मिल गया ओमेगा, ओमेगा मिल गया तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप वीपी बोलोगे, यू विल बी लाइक वीपी इज इक्वल टू 0.1 ओमेगा इज 0.4 पाई रूट 3/2। तो उसको सॉल्व करो, यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। तो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, √3π/50, राइट। कैसे? तो ये है आपका 4π√3 नीचे जाएगा 200 हो जाएगा ये, क्योंकि 10⁻² नीचे आएगा तो 10⁻+2 होने वाला है। ओके, सो दिस वाज 10⁻+2 मतलब 200। तो ये आपका आ गया √3π/50 आ गया, √3π/50 जे कैप मीटर पर सेकेंड। वाई जे कैप? अरे वाई जे कैप बिकॉज वेलोसिटी विल बी ऑफ पॉइंट पी बोला है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज इन वाई डायरेक्शन। क्यों ऐसा? देखो क्या है, द आइडिया इज बेसिक्स। हमारे पास एक रस्सी थी, रस्सी को हमने वाइब्रेट नहीं करवाया तो कुछ भी नहीं है, वेव नहीं है। अब हमने वाइब्रेट करवाया तो ऐसा एक वेव बना, मतलब हर एक पार्टिकल इस रस्सी का इट इज वाइब्रेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज इन द वाई डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी इज इन द वाई डायरेक्शन। अगर वाई एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वेलोसिटी प्लस जे कैप आएगा, एक्स एक्सिस से नीचे है तो माइनस जे कैप आएगा। पी पॉइंट कहां पे है? पी पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसलिए पी पॉइंट का वेलोसिटी प्लस जे कैप आएगा, राइट। फिर हमने वेलोसिटी निकाला कैसे? हमने बोला कि पी पॉइंट का जो इक्वेशन है दैट इज जनरल इक्वेशन इज गिवन बाय वाई पी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव देगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इक्वेशन तो बन गया मेरे पास ये। ओके, मेरे पास ए का इंफॉर्मेशन था पर मेरे पास ओमेगा नहीं है और मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स भी नहीं है। वी डोंट हैव ओमेगा और ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, ऐसा करते हैं, वेव के इक्वेशन में हमको जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या दिया है हमको, क्या बोला है हमको? बोला है डिस्प्लेसमेंट, हमको बोला है एम्पलीट्यूड। वो हमने सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा टी माइनस के एक्स π/6 निकाल लिया। ये वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी, हमको मिला वीपी इज इक्वल टू 0.1 ओमेगा √3/2। अब ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, सो फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्बडा। v दिया हुआ है आपको, लैम्बडा दिया हुआ है, ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट द फाइनल आंसर, राइट। तो क्वेश्चन वाज गुड लेवल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी था, अच्छा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू vibrating strings of the same material but lengths L and 2L have radii 2R and R respectively. They are stretched under the same tension. तो यंग्स मॉडुलस और टेंशन सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम है और टेंशन सेम है। Both the strings vibrate with their fundamental modes. The one of length L with frequency N1 and the other with frequency N2. ठीक है, पहले का N1 फ्रीक्वेंसी, दूसरे का N2 फ्रीक्वेंसी है। The ratio of N1 by N2 is, अगर आपको याद है कि हमने कल ही मैंने आपको बताया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L रूट ऑफ टी टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, मतलब म्यू, मास पर यूनिट लेंथ म्यू। इसको आप, ये वायर का केस है, आप इसको लिख सकते हो, देखो मास पर यूनिट लेंथ, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ओके, वी कैन राइट इट एज टेंशन अपॉन 4πr² into density. Okay,
into रो, ऐसा लिख सकते हो आप इसको. यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. क्यों ऐसा कैसे लिखा, ऐसा क्यों लिख पाए? बहुत सिंपल केस है. इफ यू अंडरस्टैंड ओनली देन, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट. तो आपको पता होना चाहिए वायर का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है. एरिया, ये हो गया लेंथ. ओके, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना. मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज एरिया इनटू एल इनटू रो अपॉन एल. एल एल कैंसल हो गया. ए इनटू रो. एरिया इज पाई रेडियस स्क्वायर रो. अगर इतना आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. यू शुड नो कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज पाई आर स्क्वायर रो इन रियलिटी. तो आप लिख सकते हो इसको, इंस्टेड ऑफ म्यू यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन. ओके, आई गो वन स्टेप अहेड. मैं बोलूंगा म्यू वन, 1/2 टाइम्स ऑफ L1 T1. T तो सेम ही है लेकिन ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L root of T. Mu is pi R1 square rho. तो N1 equal to 1/2 L T pi R1 is 2R, उसका square will be 4R square. Similarly, N2 will be 1/2 times of L2 root of T2 by mu2. 1/2 into 2L मतलब 4L हो जाएगा. T2 is T और R2 is R, तो pi R square rho. Okay, right, good. So this is how you can solve this. तो 1/4L root of T pi R square rho. सेम मटेरियल है मतलब डेंसिटी भी सेम है. अभी क्या है कि आपको सिर्फ N1 by N2 करना है, that's it. You just have to divide these two and you will get answer as 1. करके देखो, आंसर 1 मिलने वाला है आपको, राइट. तो क्यों 1 मिलेगा आंसर? इट इज सिंपल, क्योंकि N1 इज इक्वल टू, ये 4 को रूट से बाहर निकाल दो, 2 और 2 इंटू 2 4, रूट ऑफ 4L 1/4L रूट ऑफ T बाई पाई आर स्क्वायर रो. तो दोनों सेम ही इक्वेशन बनते हैं N1 और N2. तो यू सॉल्व इट एंड यू गेट 1. You should be able to write mass per unit length in terms of area and density of the wire. अगर ये नहीं कर पाए तो फिर it is difficult for you to solve this question. Next, a 20 centimeter long string having mass 0.1 gram is fixed at both the ends. The tension in the string is 0.5. The string is set into vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. Find the separation between two successive nodes. हमको पता है कि टू सक्सेसिव नोड्स में डिस्टेंस होता है λ/2. ओके, मतलब पहले हमको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा. वेवलेंथ निकालने के बाद हमको λ/2 करके नोड्स, मतलब दो नोड्स का डिस्टेंस मिल जाएगा. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, हमको नोड टू नोड डिस्टेंस निकालना है, मतलब λ/2 निकालना है हम लोगों को, राइट. सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको पता होना चाहिए. दूसरा, हमको 10th हार्मोनिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो pth हार्मोनिक का. मैंने बताया था आपको, pth हार्मोनिक फॉर अ स्ट्रिंग इज p/2L रूट ऑफ t बाय मास पर यूनिट लेंथ, राइट. हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100. हमको पता नहीं p की वैल्यू. 2 इंटू लेंथ, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. टेंशन T in the string is 0.5 न्यूटन. मास पर यूनिट लेंथ आप निकाल सकते हो म्यू, क्योंकि मास दिया है आपको 1 ग्राम, मतलब 10⁻³ किलोग्राम, और 20 × 10⁻².
इज द लेंथ, तो 10 पावर माइनस वन, 10 पावर -1/20, मतलब ये सॉल्व कर लो आप, आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻³ तो 5 × 10⁻³ is the mass per unit length basically। तो ये म्यू के लिए डालोगे यहाँ पे आप 5 × 10⁻³ कैंसल कैंसल, ये आपको सॉल्व करने के बाद ऑफ कोर्स यू विल गेट 100 इक्वल टू P अपॉन 4 × 10⁻⁻1। ये 10⁻+2 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के बाद आके 10 हो जाएगा, राइट। 10 1 जा 10 10 जा, P इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻1 × 10⁻+1, मतलब P इज इक्वल टू 4। तो the thing is this, that the string is vibrating in the fourth harmonic। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? फोर्थ हार्मोनिक का मतलब यह होता है, इफ यू रिमेंबर स्ट्रिंग का केस याद होगा तो फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 लूप बनते हैं। सो यू हैव 4 लूप्स। मान लो डायग्राम, आई डोंट केयर फॉर डायग्राम रियली, बट एनीवेज यहां से यहां तक λ/2, ए से बी तक, बी से सी तक λ/2, मतलब लैम्बडा हो गया 3λ/2 4λ/2, तो 2 लैम्बडा, मतलब लेंथ इज नथिंग बट 2 लैम्बडा। ओके, राइट, लेंथ इज नथिंग बट 2 लैम्बडा फॉर द केस ऑफ pth harmonic। ओके, so L is 2 lambda, but L is 20 centimeter, दिया है ना 20 centimeter, yes, length of the string। so lambda मिल गया आपको 10 centimeter। distance between two successive nodes, distance between two successive nodes is λ/2, मतलब 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने पहले गिवन इंफॉर्मेशन से ये स्ट्रिंग कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है पहले तो वो फाइंड कर लिया। सो वी हैव फाउंड आउट वैल्यू ऑफ P, दैट इज फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक में 4 लूप बनते हैं, हमने ये देखा। 4 लूप के लिए लेंथ 2 लैम्बडा होता है, अगर लैम्बडा इज लेंथ बाय 2, मतलब लैम्बडा मिल गया 10, और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज λ/2, मतलब 10/2, मतलब 5 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव डन, this is how we can solve the equation of a wave on a string of linear mass density 0.04 kilogram per meter is given by y equal to 0.02। m मतलब मीटर में है, एम्पलीट्यूड मीटर में है, साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन 0.04, s मतलब सेकंड में है, माइनस x अपॉन 0.50 मतलब मीटर में है। ओके, क्लियर, राइट। जस्ट अ मिनट, आपको टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में, तो हाउ टू फाइंड आउट टेंशन इज अ सिंपल टास्क। इफ यू रिमेंबर ओवरऑल पूरा ये चालू कहां से हुआ था? V, देखो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू V/2L, है ना, शुरुआत यहां से होती है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो, मैंने आपको कल डिराइव करके भी दिया था, बार बार डिराइव नहीं करूंगा मैं, वेव वेलोसिटी इज ω/k, यहां से शुरू होता है, राइट। बट यू ऑलरेडी नो दैट दिस टर्न्स आउट टू बी रूट ऑफ T/μ, टेंशन पर यूनिट लेंथ, ये आपको पता होना भी चाहिए। ओके, टेंशन पर यूनिट linear density under root V is ω/k, that is under root of T upon mu। ये इजी है, ये पता होना चाहिए, you should know this।
Okay, you should know this. V is omega by k, which is under root of t by mu, right? अगर ये नहीं पता होगा तो you will not be able to solve it again, of course नहीं सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे आया मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज v by 2 ऐसा लिखते हो, राइट? तो v इज इक्वल टू 2l टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, राइट? फ्रीक्वेंसी f आपको पता होगा 2 पाई टाइम्स f इज ओमेगा, तो f इज ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे 2l ओमेगा बाई 2 पाई, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हो, फिर इसको इन टर्म्स ऑफ k एडजस्ट करते हो एंड यू कैन गेट दिस अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। यू शुड नो, ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी पता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। सो यू नीड टू वर्क आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये कहां से आएगा? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से आता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू 0.02 मतलब एम्पलीट्यूड है, साइन ऑफ 2 पाई t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ वेव। अगर आपको ये नहीं पता तो you will not be able to solve this question. Okay, right. Well, मैंने करेक्ट लिखा है गलत लिखा, that is your task to see if I have done right or if I am doing wrong equation. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ वेव पता होना चाहिए आपको, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। बहुत बार मैं ले चुका हूँ, तो आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन बिकॉज इट इज नाउ योर टास्क। मैंने जो नोट्स दिए हैं आपको थियोरी क्लासेस की, y के कम से कम 8 अलग अलग फॉर्म मैंने बताए हैं, उसमें से एक फॉर्म यहाँ पे मैच हो रहा है। आपको ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन से मिल जाएगी, आपको k की वैल्यू इक्वेशन से मिल जाएगी, आपको म्यू की वैल्यू दी है तो आप टेंशन t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली। तो t विल बी म्यू टाइम्स ऑफ ओमेगा बाय k का स्क्वायर, दैट्स इट। तो म्यू की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो गिवन इक्वेशन से, और के की भी निकाल सकते हो। सब सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 6.25 न्यूटन, राइट? बट योर टास्क इज टू चेक दिस। दूसरा, ओमेगा एंड के की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में से। ये दो टास्क है आपके पास खुद करने के लिए, ओके? बिकॉज अगेन एग्जाम इज टू बी गिवन बाय यू एंड नॉट बाय मी, इसलिए आपको ये खुद को करना पड़ेगा, राइट? सो आई शुड गिव यू समथिंग टू डू। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, चलो 24 भी मैं आपको असाइनमेंट देता हूं बिकॉज यू नीड टू सी हाउ टू डू इट। रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट सेशन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है एंड यू शुड बी नोइंग इट। तो करना क्या बता देता हूं मैं। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर दिया है, is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end. It starts moving up the string. The time taken to reach the support is, ऐसा है, एक स्ट्रिंग है, इसको सस्पेंड किया है, 20 मीटर लेंथ है, नीचे से आपने एक इसको जर्क दिया, मतलब एक पल्स इंट्रोड्यूस किया, और ये जो पल्स है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इट इज ट्रेवलिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस पल्स। तो कितने टाइम के बाद ऊपर पहुंचेगा, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो पिछले एग्जाम्पल का जो फॉर्मूला था ये लगेगा अपने को इसमें, राइट? दिस यू विल नीड। यहाँ से तुम्हें v मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ g एंड x, तो यू विल गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gx। तो सिंप्लीफाई करना है आपको, मैं हिंट दे रहा हूँ। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv by dx, दिस इज एक्सेलरेशन। कैसे आया ये? क्योंकि एक्सेलरेशन इज dv by dt, dv by dt। मैंने dx एडजस्ट कर लिया, dx by dt इज v, तो v dv by dx इज एक्सेलरेशन, ओके? तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया।
एक्सेलेरेशन मिल गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, द टाइम टेकन फॉर द वेव टू रीच द सपोर्ट, दिस टाइम इज अंडर रूट ऑफ 4L/g। राइट, तो ये सॉल्व करने की कोशिश करो बिकॉज you need practice, so you have to solve it for yourself. Next question, last for the day. A vibrating string of certain length L under a tension T resonates with a mode corresponding to the first overtone third harmonic of an air column of length 75 centimeter inside a tube closed at one end. The string also generates 4 beats per second when excited along with a tuning fork of frequency n. Okay, so what I am going to do is, ये मैं next session में रखूंगा because today I want to stop little early. I have some other commitments. It will take time to solve this question.